हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा कहते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया था। डेप्थ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, ये इफेक्टिव कवर क्या होता है, उत्तोलक क्या होते हैं, लीवर आर्म, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो आपके बीम के क्लास होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि आपके बीम के कहते हैं 3 क्लास होते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन। हम इनके बारे में कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आरसीसी, आरसीसी सेक्शन में जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है डब्ल्यूएसएम में, वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका परसेंटेज स्टील। ठीक है, तो परसेंटेज स्टील की अगर हम बात करें तो ये आपका रेशियो होता है टोटल एरिया आपने कितना प्रोवाइड किया है डिवाइडेड बाई आपका इफेक्टिव एरिया कितना है बीम का। इन दोनों का रेशियो आपका कहलाता है परसेंटेज स्टील कहलाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन की या बैलेंस सेक्शन की। तो इकोनॉमिकल या बैलेंस सेक्शन कौन सा होता है, वह सेक्शन होते हैं जिनमें आपके कहते हैं कंक्रीट और स्टील दोनों की कहते हैं स्टैंड का फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ऐसे सेक्शन आपके क्या कहलाते हैं, बैलेंस या इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन में क्या होता है, आपके कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों फोर्सेज को बराबर रख करके आपको क्या परसेंटेज स्टील निकाल ले रहे हैं बैलेंस सेक्शन के लिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्रेशन फोर्स क्या होते हैं, ठीक है, और आपके जो टेंशन फोर्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन फोर्स की अगर हम बात करें, कंप्रेशन फोर्स की बात करें तो वो क्या होगा, फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। स्ट्रेस हो गया आपके कंक्रीट में सिग्मा सीवी बाई 2, एरिया हो गया बी इंटू एक्स। ठीक है, इसी तरीके से टेंशन की बात करें तो एरिया एएसटी हो गया, और जो आपके स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस हो गया सिग्मा एसटी। ठीक है, दोनों से यहां से हम एएसटी निकाल ले रहे हैं, तो यहां से आपको एएसटी जो निकल के आएगा बी एक्स सिग्मा सीबी वाई 2 इंटू सिग्मा एसटी। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट से हम एएसटी निकाल ले रहे हैं, वाई इक्वेशन फर्स्ट, तो एएसटी आपको यहां से निकल के आ जाएगा P इंटू बी इंटू डी अपॉन 100। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। दोनों स्टील को हम इक्वल रखेंगे और यहां से क्या है परसेंटेज स्टील निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 सिग्मा एस टी इक्वल टू हो जाता है आपका P इंटू बी इंटू डी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहां से बी आपका कर जाएगा, ठीक है, 2 से आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज स्टील निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, एक्स अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई सिग्मा सी बी अपॉन सिग्मा एस टी मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला जो ड्राइव होकर के आ जाएगा, P इक्वल टू 15x1, ये आपका क्या आएगा, ये आपका कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म। ठीक है, उदासीन अक्ष गुणांक कहलाता है ये आपका। ठीक है, जैसे हम x1 से डिनोट करते हैं, इनटू में आपका सिग्मा सीबी अपॉन सिग्मा एस टी। ठीक है, ये आपको परसेंटेज स्टील का आ गया फार्मूला। ठीक है, अब आपने क्या कहेंगे, फार्मूला पढ़ाया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आपका सिग्मा सीबी अपॉन सिग्मा एस टी इक्वल टू होता है एक्स अपॉन एम डी माइनस एक्स। ठीक है, तो हम ये इस जो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपकी जो सिग्मा सीबी और सिग्मा एस टी की वैल्यू है वो हम इसमें पुटअप कर देते हैं, तो आपको क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू 15, x1 को हम x अपॉन डी लिख रहे हैं, सिग्मा सीबी अपॉन सिग्मा एस टी को x अपॉन एम डी माइनस एक्स। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे तो 15 एक्स स्क्वायर अपॉन एम डी डी माइनस एक्स। ठीक है, तो 1% स्टील आपका इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए ये वाला आ गया। ठीक है, जब आपको सिग्मा सीबी सिग्मा एस टी रखा हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सिग्मा सीबी सिग्मा एस टी नहीं रखा है, ठीक है, तो आप क्या देंगे, इस फॉर्मूले से भी परसेंटेज स्टील निकाल सकते हैं। दोनों से आपकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी। ठीक है, तो आपकी परसेंटेज स्टील हो गए।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब थ्योरी जो है आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरी में जो चीज बतानी थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपकी क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपकी जो सिंगली रेनफोर्स बीम है WSM में, उसमें किस किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आपके 3 तरह की प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती हैं। ठीक है, आपके जो एग्जाम में 3 तरह की आपकी प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम, पहली टाइप की अगर हम प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपसे क्या देंगे, क्लास पूछ सकता है। ठीक है, कि आपका जो सेक्शन है जो आपने डिजाइन किया था, ठीक है, वो कौन सी क्लास का आएगा। ठीक है, बैलेंस सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ये चीज पूछ सकता है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगर आपको क्लास पता है तो आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या देंगे, आपसे जो पूछा जा सकता है सेफ UDL, ठीक है, कितना संवितरित भार आप कहते हैं उस पर लगा सकते हैं, या इम्पोस्ट लोग आप कहते हैं उस बीम पे या उस सेक्शन पे लगा सकते हैं, ये आपसे क्या है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्या देंगे, ये 3 है, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा या ये पूछेगा। ठीक है, या फिर आपका ये दोनों या तीनों एक ही साथ पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन रहेगी। ठीक है, तो गिवन की अगर हम बात करें तो आपका सेक्शन गिवन रहेगा। ठीक है, सेक्शन में B इंटू डी की फॉर्म में भी हो सकता है या B इंटू डी। ठीक है, यानी कि टोटल एरिया की फॉर्म में भी दे सकता है या इफेक्टिव एरिया के फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, सेक्शन आपको गिवन रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके मॉडल रेशियो आपको गिवन रहेगा, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपको गिवन रहेगा, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपको गिवन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ग्रेड आपके गिवन रहेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है, स्टील के ग्रेड या कंक्रीट के ग्रेड गिवन रहेंगे, या परमिसिबल स्ट्रेस, अगर ये चीज नहीं दे रखी होगी, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन रहेगी। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप क्लास बताइए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, या सेफ यूजल बताइए, यानी कि सुरक्षित कितना संवितरित भार, या इम्पोस्ट लोड या लाइव लोड। ठीक है, चल भार आप क्या देंगे सेक्शन पर लगा सकते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं सेफ यूजल पूछा जाएगा कि कितना आप सुरक्षित संवितरित भार लगा सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या देंगे, स्पैन भी दे रखा हुआ, जो आपकी बीम होगी। ठीक है, बीम का आपको स्पैन भी गिवन रहेगा। ठीक है, बीम की स्पैन आपको गिवन रहेगी। तो ये आपको क्या, इतनी चीजें आपको गिवन रहेंगी। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे, क्लास किस तरीके से निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालना है, या सेफ यूजल आप किस तरीके निकालेंगे। तो हम इसको स्टेप बाय समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट डाल लीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा, हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, XC। ठीक है, फॉर्मूला होता है M सिग्मा CBD अपॉन N सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। ठीक है, यहां से क्या है, आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप सेकंड हमारी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल एरिया निकालेंगे, वास्तविक उदासीन अक्ष। ठीक है, ये होती है आपकी क्रांतिक उदासीन अक्ष। ठीक है, तो पहले स्टेप में आप क्या करें, क्या लेंगे, क्रांतिक उदासीन अक्ष, उसके बाद वास्तविक उदासीन अक्ष। ठीक है, फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आपका bx a² by 2
MEST ब्रैकेट में D माइनस XA। ठीक है, ये आपकी सेकेंड स्क्वायर इक्वेशन बनेगी, द्विघाती समीकरण बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी हम उसको अडेप्ट करेंगे। तो या तो आप कहते हैं इसे कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसे कहते हैं जो धराचार का नियम होता है हम उसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों न्यूट्रल एक्सिस निकालने के बाद हम क्या देंगे, क्लास पता कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको क्लास बताए थे तो मैंने बताया था कि अगर आपकी एक्चुअल एन ए ज्यादा है या दोनों कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल एन ए दोनों बराबर हैं तो आपका बैलेंस सेक्शन होगा। अगर आपके जो एक्चुअल एन ए है वो ज्यादा है तो आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, और अगर आपकी एक्चुअल एन ए कम है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से तो वो आपका क्या, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में हम क्लास पता करेंगे। ठीक है, तो आपका XA इजिकल टू XC। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस सेक्शन बोलेंगे, बैलेंस सेक्शन। ठीक है, संतुलित खंड हिंदी में बोलते हैं, संतुलित खंड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट है XA इज ग्रेटर देन XC है। ठीक है, तो ये आपको ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अति प्रबलित खंड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं XA इज लेस देन XC। ठीक है, आपकी जो XA है यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो आपकी लेस देन है XC से, तो हम इसको बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, ये आपके क्या, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इसको बोलते हैं हम अल्प प्रबलित खंड, अल्प प्रबलित खंड। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपकी क्लास हो गए। ठीक है, RC सेक्शन के, यानी कि ये श्रेणियां हो गई, क्लास मतलब श्रेणी हो गई आपकी। ठीक है, तो RC सेक्शन की आपकी श्रेणी हो गई, यानी कि आपका जो अगर आपकी क्लास तक पूछा जाता है तो यहीं तक आपका क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप क्या छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पूछ लेता है कि क्लास के साथ साथ आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पूछता है तो उस केस में स्टेप 4 पे हम चले जाएंगे। स्टेप 4 में हम क्या आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी आघूर्ण, प्रतिरोधी आघूर्ण। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन की, यानी कि अगर आपको ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, क्या है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बनता है, ओवर रेनफोर्स, सॉरी ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बनता है तो हम MR का कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, BX सिग्मा CV/2 ब्रैकेट में D माइनस XA/3। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू रखी जाएगी, क्योंकि आपके पास दोनों न्यूट्रल एक्सिस होंगे, क्रिटिकल और एक्चुअल दोनों, तो आप क्या आएगा, एक्चुअल एन ए के वैल्यू क्या देंगे, क्वेश्चन में पुटअप करेंगे। ठीक है, जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, B इंटू XA इंटू सिग्मा CV/2। ठीक है, यहाँ से क्या है, आपको क्या, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर आपने कहता निकाला है और आपका क्या है, सेक्शन जो है अंडर रेनफोर्स सेक्शन आ रहा है, कैसा आ रहा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन आ रहा है। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए आपको जो MR का फॉर्मूला रखा जाएगा वो रखा जाएगा सिग्मा ST AST ब्रैकेट में D माइनस XA/3। ठीक है, क्या रखेंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के रखेंगे MR इजिकल टू सिग्मा ST AST D माइनस XA/3। यहाँ पे भी जो एक्चुअल एन ए की वैल्यू है वही पुटअप की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके लास्ट जो बचा हुआ है आपका बैलेंस सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, आपकी दोनों न्यूट्रल एक्सिस बराबर होती हैं। तो इस केस में हम क्या देंगे, दोनों में से कोई सा भी क्या देंगे, फॉर्मूला जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो
थर्ड हम बात करते हैं कौन सा आपका बैलेंस सेक्शन। अगर आपका क्या बैलेंस सेक्शन है, ठीक है, तो MR का आर्क BX सिग्मा CB/2 ब्रैकेट में D माइनस XY3, ठीक है। यहाँ पे आप x a की वैल्यू रखे चाहे x a की रखिए, दोनों क्या होंगे बराबर होंगी, तो आप कोई सी भी रख सकते हैं, या आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, D माइनस XY3, ठीक है। तो यहां से क्या है आपका बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो यानी कि सेकंड अगर आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया हो तब आप यहां तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगर आपसे क्या आएगा सेफ यूडल भी पूछ लिया गया कि कितना आप सुरक्षित संवितरित भार या लाइव लोड यानी कि चल भार लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे, स्टेप 5। क्या करेंगे हम स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 की हम बात कर लेते हैं। स्टेप 5 की हम बात करते हैं तो आपका क्या होगा सेफ यूडीएल हम कैलकुलेट करेंगे। सेफ यूडीएल सुरक्षित संवितरित भार, संवितरित भार, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम बेंडूमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे मैक्सिमम बेंडूमेंट, ठीक है। क्या होता है आपका, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करें तो WL²/8 होता है अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो, ठीक है। यहां पर रखेंगे, यहां पे आपको L क्वेश्चन में गिवन रहेगी अब, और W आपको क्या है कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो इसको क्या है मैक्सिमम बेंडूमेंट को हम W की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम बेंडूमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रख देंगे, ठीक है। और यहां से क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट टोटल लोड। क्या कर लेंगे टोटल लोड को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहां से क्या है टोटल लोड को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहां से आपको क्या टोटल लोड कैलकुलेट होकर के आ जाएगा जब आप मैक्सिमम बेंडूमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रख देंगे, ठीक है। यहां से क्या आपका टोटल लोड निकल आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टोटल लोड में से डेड लोड घटा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल लोड क्या होता है आपका, टोटल लोड होता है आपका इम्पोज्ड लोड प्लस डेड लोड या सेल्फ वेट ऑफ बीम, ठीक है। ये आपको क्या है टोटल लोड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, हमें इम्पोज्ड लोड निकालना है, ठीक है। टोटल लोड हमें पता है, ठीक है, टोटल लोड हमने कहा यहां से निकाल लिया है, इम्पोज्ड लोड हमें निकालना है। हम डेड लोड कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा डेड लोड कैलकुलेट कर लें और उसमें से क्या टोटल लोड को घटा दें तो हमारा क्या इम्पोज्ड लोड निकल आएगा। तो डेड लोड क्या होगा आपका, डेड लोड का मतलब है सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल्फ वेट ऑफ बीम, ठीक है। इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यूडीएल की फॉर्म में पूछा गया है तो हम यूडीएल की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, तो पर मीटर लेंथ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए करेंगे पर मीटर लेंथ के लिए, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू डी इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ RCC, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट, ठीक है। L आपकी पर मीटर लेंथ के लिए निकालना है तो ये L हो जाएगी, L इक्वल टू 1 हो जाएगा। B आपका जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो, D आपका क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो वो आ जाएगा टोटल डेप्थ। उसके बाद यूनिट वेट की अगर हम बात करें तो वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है RCC की, ठीक है। या न्यूटन की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूटन में आपकी होती है 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो जिसमें भी आप कर देंगे लोड को कैलकुलेट करें किलोमीटर में कर रहे हैं तो किलोमीटर में आ जाएगा, किलोमीटर में रख दिएगा, न्यूटन में कर रहे हैं
तो न्यूटन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपका सेल्फ वेट निकल आएगा, उसको क्या टोटल लोड में से घटा दिएगा, आपका जो आंसर है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अगर आपको क्लास पूछा गया हो तो हम स्टेप 3rd तक निकालेंगे। ठीक है, और अगर आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया तो स्टेप 4 करेंगे, और अगर सेफ यूडल हो जाए तो स्टेप 5 तक जाएंगे। अदरवाइज जहां तक पूछा गया हो हम वहां तक क्या देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या आएगा, ये तो आपके स्टेप हो गई हैं। ठीक है, इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपका कहते हैं देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कहते हैं जो स्टेप मैंने लिखवाई हैं उनको क्या है आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो एक आपकी क्या है, एक आरसीसी बीम दे रखी है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक आरसीसी बीम का अनप्रस्थ काट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन 200 mm इंटू 400 mm प्रभावी। ठीक है, प्रभावी है। ठीक है, 200 इंटू 400 mm प्रभावी है। उसकी तली में, उसकी तली में 16 mm व्यास की, 16 mm व्यास यानी कि डाया, डाया की 4 छड़ें यानी कि बार। ठीक है, 4 छड़ें प्रबलन के रूप में, प्रबलन मतलब रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट रूप में, प्रबलन के रूप में डाली गई हैं। ठीक है, प्रबलन के रूप में डाली गई हैं। तो धरन का, धरन मतलब बीम का, बीम का प्रतिरोधी आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करें यदि, ठीक है, यदि सिग्मा सी बी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एच टी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्मॉल m आपका 18 हो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, ये सारी चीज आपको दे रखी हैं कि आपको एक आरसीसी बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन यानी अनप्रस्थ काट आपका 200 इंटू 400 mm प्रभावी यानी कि इफेक्टिव है। उसकी तली में, ठीक है, यहाँ इफेक्टिव का मतलब ये है कि ये जो आपकी डी दे रखी है, ठीक है, वो कैसी दे रखी है, स्मॉल डी दे रखी है, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, ना कि टोटल डेप्थ। बीम की टोटल डेप्थ नहीं, आपको क्या इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है। ठीक है, तो इफेक्टिव है। उसकी तली में, ठीक है, बॉटम में हमने, बॉटम का मतलब है नीचे अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेके चल रहे हैं तो उसकी तली में यानी कि टेंशन में आपके कह देंगे 16 mm डाया की 4 बार रेनफोर्समेंट के रूप में डाली गई हैं। ठीक है, धरन यानी कि बीम का प्रतिरोधी आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद कीजिए यदि, यानी कि आपको क्या दे रखा है, सिग्मा सीधे आपको 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा हो, सिग्मा एस टी आपको 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा हो, और स्मॉल m जैसे हम कहते हैं मॉडरेट रेशियो दे रखे हैं, उसकी वैल्यू आपको 18 दी हो। ठीक है, तो आपसे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो आपको क्या स्टेप 4 तक ही कहते हैं कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लास पता करके आपको क्या आएगा, स्टेप 4 तक ही करना है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं कि हम किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि मतलब हमें क्या क्या चीज दी गई है।
तो पहले आपको सेक्शन दे रखा है बी इंटू डी के फॉर्म में। मैंने आपको पहले कहते हैं जब गिवन लिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बी इंटू डी दे रखा हुआ या बी इंटू टोटल डेप्थ दे रखी हुई। तो ये 200 mm इंटू 400 mm, ठीक है। ये आपको बी और डी दे रखी है। इसके अलावा एएसटी दे रखा है, ठीक है। ट्रली में हमने क्या प्रॉब्लम किया कि रेइनफोर्समेंट के रूप में कितनी है, 16 mm व्यास की 5 की आपकी 4 बार्स डाली गई है। कितनी डाली गई हैं? 4 बार डाली गई हैं, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? अगर हम एक बार का कहते हैं एरिया देखते हैं तो कितना होगा, π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है। और डाली कितनी गई है? 4। तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी अप्रोक्सीमेट निकल के आएगी 804 mm। कितने निकल के आएगी? 804 mm। 804 mm स्क्वायर आपकी क्या निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ रेइनफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, सिग्मा सी भी दे रखा है। सिग्मा सी भी आपका 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है। सिग्मा एस टी की अगर हम बात करें तो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और स्मॉल m आपका कितना रखा है, 18 दे रखा है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको क्या है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वही जो हमने स्टेप लिखी थी यहाँ पे, जो हमने स्टेप बताई थी, उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हम क्या है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हम देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट थी हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट हम बात करें तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। क्रांतिक उदासीन अक्ष एक्स सी फॉर्मूला लिखेंगे m सिग्मा सी बी डी अपॉन m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। फॉर्मूले को हर बार लिखिए, जिससे आप लगातार कहते हैं फॉर्मूला लिखते रहेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स सी निकाल लेते हैं। m आपका 18 दे रखा है, सिग्मा सी भी आपको 5 दे रखा है, डी की वैल्यू बात करें तो 400 दे रखी है आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 140, ठीक है। तो यहां से हम एक्स सी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स सी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी अप्रोक्सीमेट 157 mm निकल के आएगी, ठीक है। ये आपकी क्या क्रिटिकल निकल आई। अब हम स्टेप सेकंड पे जाएंगे। स्टेप सेकंड क्या थी हमारी, स्टेप सेकंड थी हमारी एक्चुअल एनए, ठीक है। स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारी क्या थी, एक्चुअल एनए, ठीक है, वास्तविक उदासीन अक्ष। तो हमारा क्या था, b इंटू एक्स ए का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 m ए एस टी ब्रैकेट में d माइनस एक्स सी, ठीक है। ब्रेथ की अगर हम बात करें तो आपका 200 दे रखा है, एक्स ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक्स से हमें कैलकुलेट करना है, m आपका 18 दे रखा है। एस टी की अगर हम बात करें तो 804 है हमारा, ठीक है। डी की अगर हम बात करें तो आपको 400 दे रखा है माइनस एक्स से, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो आपकी क्या एक द्विघातीय समीकरण बन के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, द्विघातीय समीकरण बन के आपकी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके 100 हो गई, ठीक है। और 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपका एक्स ए स्क्वायर प्लस के 144.72 एक्स ए माइनस 5788 इंटू 0, ठीक है। ये आपकी क्या आएगा, इक्वेशन बन के आएगी जब आप इसको कहते हैं पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक द्विघातीय समीकरण है, सेकेंड स्क्वायर इक्वेशन है, ठीक है। तो आप इसको क्या सीरीज के नियम से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं कि आपका जो कैल्सी दे रखा है, कैल्सी में
आपकी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ऑप्शन दिया होता है, तो आप वहां से कहते हैं द्विघातीय समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर धराचार का नियम लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आपकी एक्स ए का क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस के अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आपको एक प्लस की वैल्यू मिलेगी और एक किसकी मिलेगी, नेगेटिव की। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगी, आपको पॉजिटिव इसमें एडॉप्ट करनी है। ठीक है, यहां पर अगर हम ए की बात करें तो ए की वैल्यू 1 है, बी की अगर हम वैल्यू की बात करें 144.72 है। ठीक है, सी की अगर हम बात करते हैं तो वो -5788 है। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुटअप कीजिएगा और यहां से जब आप कहते हैं सॉल्व करेंगे तो यहां से आपकी क्या एक्स ए निकल के आएगी। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं, सारी वैल्यूज को पुटअप करके रखेंगे, तो जो एक्स ए की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक्स ए जो निकल के आएगा वो 179 mm आएगा। ठीक है, यहां से क्या आपकी एक्चुअल एन निकल आई 179 mm निकल के आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप थर्ड, वो हमारा क्या है, क्लास। ठीक है, यानी कि हम श्रेणी पता करेंगे कि हमारी कौन सी श्रेणी का सेक्शन है। ठीक है, बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, या फिर आपको क्या है ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि एक्स ए लिख ले रहे हैं, यहां पे हम एक्स सी लिख ले रहे हैं। ठीक है, एक्स ए की अगर हम बात करें तो 179 आइएगी। ठीक है, और एक्स सी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी 157, यानी कि एक्स ए आपका क्या है, ग्रेटर देन है एक्स सी से। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है वो आपकी होती है ओवर रेनफोर्स सेक्शन की, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अति प्रबलित खंड, ये आपकी स्थिति है अति प्रबलित खंड की होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको कहते हैं जब क्लास पढ़ाए थे तो उसी में मैंने आपको बताया था अगर आपको ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, और अगर आपको क्या देंगे बैलेंस सेक्शन है तो आप कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए कौन सा कहते हैं फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधी आघूर्ण। ठीक है, तो एमआर के लिए कौन सा लगाया जाएगा, इसमें आपका जो कंप्रेशन वाला जो फॉर्मूला है हम उसको लगाएंगे। ठीक है, कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो बी एक्स ए सिग्मा सी बी बाई 2 ब्रैकेट में डी माइनस एक्स सी बाई 3। ठीक है, विड्थ आपकी दे रखी है 200 mm। ठीक है, एक्स ए हमने 179 कैलकुलेट किया है, सिग्मा सी भी आपका 2 है, डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 400 माइनस 179 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये आपकी क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का निकल आएगा यहां से। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन करेंगे तो यहां से जो आपका फॉर्मूला कंप्लीट जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है एम आर इक्वल टू निकल के आ रहा है 30 459.5 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, आपकी क्या निकल के आएगी 30459.5 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, ये आपके क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आएगा। इसे हम किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा 30459.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आंसर हो गया जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ये आपका क्या आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लेता कि कितना हम सुरक्षित संवितरित भार इस सेक्शन पर लगा सकते हैं, ठीक है, आपसे पूछ लेता कि हम कितना सुरक्षित संवितरित भार इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको स्पैन उसको गिवन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो स्पैन अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आपका जो स्पैन है वो कितने का 4 मीटर का स्पैन कितना दे रखा है आपको 4 मीटर का दे रखा है और आपसे पूछा है कि कितना संवितरित भार हम इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो सेफ वीडियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रख देंगे, ठीक है। और यहां से क्या आएगा, आपका टोटल लोड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है WL²/8 और मोमेंट हमारा निकल गया 30459.5 इंटू 10⁶, ठीक है। यहां से हम क्या देंगे, इसको इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, किलोमीटर में ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे आपकी जो W इंटू एल आपका 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 30459.5, ठीक है। यहां से हम क्या देंगे 4 × 16 यानी कि 2 चले जाएंगे। यहां से आपका टोटल लोड जो निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम क्या करें, टोटल लोड किलोमीटर पर मीटर में निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से क्या है, आपका जो टोटल लोड है वो किलोमीटर पर मीटर में निकल के आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन करके देख लेते हैं, ठीक है। 30459.5 डिवाइडेड बाई 15,229.75, ठीक है। ये आपको किलोमीटर पर मीटर में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डेड लोड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी में हम क्या करेंगे, डेड लोड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपसे सेफ लोड पूछाएगा तो ये आपका टोटल लोड निकल आया। टोटल लोड में सब हम क्या करेंगे, सेफ लोड जो आपका डेड लोड है उसको हम घटा देंगे। तो हम निकाल लेते हैं सेल्फ वेट ऑफ बीम, किसमें, पर मीटर लेंथ में, ठीक है। L इंटू बी इंटू डी इंटू यूनिट वेट 25, ठीक है। अब हमारी क्या है, यहाँ पे टोटल डेप्थ नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, स्मॉल डेप्थ दे रखी है। तो स्मॉल डेप्थ आपको दे रखी है। टोटल डेप्थ क्या होती है आपकी, टोटल डेप्थ डी होती है आपकी, ठीक है। स्मॉल डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, ठीक है। और इफेक्टिव कवर होता है आपका, इफेक्टिव कवर की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका क्लियर कवर प्लस हाफ डाया बार, ठीक है। तो क्लियर कवर जो बीम के लिए लिया जाता है, बीम की अगर हम बात करें, क्लियर कवर जो लिया जाता है मिनिमम आपका, ठीक है, 25 mm लिया जाता है। मिनिमम कितना लेते हैं, 25, ठीक है। तो यहाँ पे 25 रख दे रहे हैं, प्लस डाया बार की अगर हम बात करें तो 16 दे रखा है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हुआ 8, यानी कि ये हो गया आपका 33 mm, ठीक है। इसको हम मान ले रहे हैं इफेक्टिव कवर जो है आपका वो कितना आएगा 50 mm, ठीक है। इफेक्टिव कवर हम मान ले रहे हैं, इफेक्टिव कवर हमारा कितना हो गया 50 mm का हमने मान लिया, ठीक है, ठीक है। अब टोटल डेप्थ की अगर हम बात करें तो आपको 400 दे रखी है, 50 का इफेक्टिव कवर हो गया, ठीक है। इस वाले से तो आपको कितनी 450 mm हो गई, कितने हो गए 450 हो गई, ठीक है। अब इस फॉर्म में रख के हम सेल्फ वेट निकाल ले रहे हैं, ठीक है। सेल्फ वेट भी हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सेल्फ वेट ऑफ बीम अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एल आपकी 1 मीटर रहेगी क्योंकि हम पर मीटर लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। बेल्ट आपकी 0.2 है, 0.45 इंटू 25। यहां से क्या है आपको किलोमीटर पर मीटर में आपको क्या आएगा, सेल्फ वेट निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पोस्ट लोड हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आपका 15,229.5 माइनस जो भी आपका सेल्फ वेट आया होगा, ठीक है। तो यहां से क्या है आपका जो है जो वैल्यू है वो आपकी कंप्लीट होकर के आ जाएगी, ठीक है। यहां से आपका जो फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम है वो आपकी कंप्लीट हो गई कि अगर आपको कह देंगे खाली कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक पूछता है तो आप यहां तक निकालेंगे, क्लास तक पूछता है तो आप स्टेप 3 तक निकालेंगे, और अगर आपसे कहते हैं पूछ लेता है कि इस पे कितना संवेदन सुधार रहता है तो आप यहां तक निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम थी
जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर किसी तरह कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो आपके 2 और प्रॉब्लम बची हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।